नमस्कार, सुर्खी अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। बुजुर्गों को आयुष्मान कवच, जी हाँ, ये घोषणा की गई है। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बुजुर्गों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया। अब 70 साल और उससे भी ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकेगा। देखिए, आपको हेडलाइन दिखा रहे हो, जैसे कि जिक्र किया कि अलग अलग अखबारों में इसको तरजीह दी गई है। तो मेरे हाथ में जो अखबार है वो अमर उजाला है। हालांकि हर अखबार में आपको देख पाएंगे कल की बड़ी खबर थी। धनतेरस का मौका था कल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को तोहफा दिया है। युवाओं की उम्मीदों को पंख भी लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 70 पार के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है दिए गए हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। धन्वंतरी जयंती हम धनतेरस के तौर पर उसे मनाते हैं और आयुर्वेद दिवस है 9वां ये देश का। और ऐसे में देश के 70 साल से ज्यादा आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार की तरफ से। आय के भेदभाव के बिना सभी बुजुर्ग अब आयुष्मान योजना के दायरे में आ जाएंगे। बड़ी जानकारी, उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। पीएम ने इस मौके पर देश को 12,850 करोड़ की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात जो है अब वो बांटी है। और देखिए, एक अन्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दीपोत्सव के पहले दिन विभिन्न सरकार विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। तो कल का ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि पिछले 10 सालों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। और देखिए, एम्स का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया है। देखिए, बड़ी बात यह है किस तरीके से एम्स का उद्घाटन भी कल भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसके अलावा देखिए, सरकार का जो मानना है वो ये है कि सभी को उचित इलाज मिल पाए और इसीलिए धनतेरस के अवसर पर, जैसा कि मोनिका भी जिक्र कर रही थी, हम भी एक बार फिर से आपको बता ही रहे हैं कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना का कवच दिया। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की ये सुविधा होगी। देखिए, सरकार का जो मकसद होता है, सरकार का मकसद बस यही है कि अच्छा उचित इलाज सभी को मिल सके। और इसी की वजह ये बड़ी रही कि एम्स का भी इसीलिए ही उद्घाटन किया गया था कि अच्छा और स्वस्थ इलाज मिले, सुलभ इलाज मिले। इसीलिए आपको ये भी देखा होगा कि एम्स के अलावा तमाम सरकारी जो अस्पताल हैं उनको अपग्रेड करने की कोशिश की गई थी। जेनरिक दवाएं, जो कि तमाम अलग दवाएं होती हैं, उन दवाओं से कम रेट पे जेनरिक दवाओं को भी प्रमोट यहाँ पर सरकार करती आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं मोनिका। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में अखनूर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। द हिंदू में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। सेना ने काफिले पर हमला करने की कोशिश करने वाले 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अखनूर में मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 36 घंटे के आतंकवाद विरोधी अभियान में सफलता हासिल की है। सेना ने जानकारी दी कि तीनों कट्टर आतंकवादियों को गोलीबारी के दौरान मार गिराया गया। देखिए, बड़ी जानकारी साझा आपके साथ कर रहे हैं और हेडलाइन भी आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे, 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन अखनूर एनकाउंटर। तो लगातार हमने देखा कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो घाटी पिछले दिनों बढ़ी हैं। जिस तरह से पहले गांदरबल में आतंकी हमला हुआ और कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग की गई, उन लोगों को निशाना बनाया गया जो कि गैर स्थानीय थे। और उसके बाद देखिए, सेना के काफिले पर हमला किया गया। हालांकि सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और 3 आतंकवादियों को अखनूर में मार गिराया। सेना की गाड़ी जा रही थी, एम्बुलेंस जो थी सेना की, उस पर हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ जो है आतंकवादियों के साथ सेना की हुई है। बिल्कुल, देखिए, इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी आपको बता दें इस खबर को जगह दी। सेना की एम्बुलेंस पर हमला करने वाले तीनों जो पाकिस्तानी आतंकी ढेर हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, मुठभेड़ में सेना ने विशेष लड़ाकू वाहन व एआई का उपयोग किया है। देखिए, सेना ने अब लगातार आपको बता दें अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल करना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया।
जिससे कि एक कदम आगे हमेशा कहते हैं कि आतंकवादी रहने की कोशिश करते जरूर हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसी बीच आपको बता दें, बड़े हमले के लिए सुई धागे से लेकर M4 कार्बाइड तक लाए थे आतंकी। देखिए, ये खबर जरूर ही है जानने के लिए, क्योंकि आतंकवादियों के पास इससे पहले जो हथियार बरामद हुए थे वो आपने देखा था कि अमेरिका के द्वारा बने हुए वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो सेना है उनको उन्हीं के हिसाब से जवाब दे रही है। आपको बता दें कि अखनूर के बट्टल गांव में मारे गए तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी बड़े हमले के इरादे से आए थे। उनका इरादा सिर्फ सेना के वाहन को टारगेट करना नहीं था, इसके अलावा उनकी सोच काफी बड़ी थी, उनकी योजना काफी बड़ी थी, बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे। सुई धागे से लेकर सोलर पैनल लाए थे, अमेरिका M4 कार्बाइन तक साथ लाए थे। आरोपियों आतंकियों से AK-M4 कार्बाइन, AK-47, इसकी 3 मैगजीन, एक पिस्टल आदि सब बरामद हुआ। इंसास राइफल में इस्तेमाल होने वाले 5.56 mm के 129 कारतूस बरामद हुए, जिससे सवाल उठता है कि कारतूस आखिरकार किसके लिए थे? क्या किसी योजना की फिराक में थे, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? हालांकि ये बड़ी बात है कि आतंकवादियों को 36 घंटे के भीतर सेना ने मार गिराया है। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि आतंकियों का जो पैटर्न है वो वापस से चेंज हो रहा है। एक बार फिर से टारगेट किलिंग को वो लगभग पिछले कुछ सालों से अंजाम दे रहे हैं, खुद बचते हैं। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादी इस तरह की कोई योजना नहीं अपनाते थे, पहले खुद भी आत्मघाती हमले में मारे जाते थे, लेकिन अब वो खुद भी बचने की काम करते हैं कि अपने आप को भी सेफ रखें और तमाम बड़ी घटनाओं को वो अंजाम दे पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रामनगरी का भव्य श्रृंगार, दिवाली का मौका है और धरती पर उतरा है देवलोक। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली कई मायनों में खास है। अयोध्या में पहला मौका है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में दिवाली मना रहे हैं। दिवाली के लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लंका विजय के बाद प्रभु राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ हेलीकॉप्टर से सरयू के तट पर आएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। भगवान राम के आने की खुशी में राम की पैड़ी पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा मौका है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में आप देखिए जगमग हो रही है अयोध्या, ये तस्वीर में साफ बयां हो रहा है। और इससे पहले आपको बता दें कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, लगभग 8 साल तक वो दीपोत्सव को उतनी भव्यता के साथ मनाते नजर आए हैं। और इसी के साथ हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि चूँकि राम उत्सव इसलिए खास हो जाता है, राम जन्म भूमि यानी कि यूँ कह सकते हैं मंदिर के निर्माण के बाद ये पहली दीपावली है, और इसीलिए कोशिश यही होगी कि इस उत्सव को और भव्य बनाया जाए। तमाम वॉलंटियर तैयार कर दिए गए हैं। 25 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या। और बाकायदा आपको बता दें कि इसके लिए फिर से एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो 25 से 28 लाख दिए जो है प्रज्वलित करने की तैयारी की गई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और देखिए सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाए। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग जो है स्वयंसेवकों को दी गई है और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी तरह की गंदगी यहाँ पर ना हो, साफ सफाई को सुनिश्चित करना है। सरयू तट का हम जिक्र करें, रामलला के मंदिर का हम जिक्र करें, हर जगह पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो खूबसूरती नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा मौका है अयोध्या के लिए। अयोध्या जहाँ पर हर साल ही दिवाली के मौके पर सजाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि रामलला विराजमान हो चुके हैं, रामलला आ चुके हैं, 500 साल बाद का ये मौका है, इसीलिए इस बार की जो दिवाली है वो काफ़ी ख़ास हो जाती है। और इसी कड़ी में जो है हर जगह दीप लगाए गए हैं, तोरण लगाई गई हैं, साथ सजावट की गई है, फूलों से सजाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, CRPF के जवान तैनात किए गए हैं चप्पे चप्पे पर, ताकि किसी भी तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी ना होने पाए। टूरिस्ट भी लगातार पहुंच रहे हैं इस पूरे माहौल को सामने से देखने के लिए। और इस बीच देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि वो लोग जो चाहते हैं, जो कि अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन चाहते हैं कि उनके दिए भी उन दियों में शामिल हो पाए, जो कि अयोध्या में भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में जलाए जाए। तो बाकायदा ये भी सर्विस जो है चल रही थी कि लोग कुरियर कर रहे थे दिए और उन दियों को वहाँ पर शामिल किया जा रहा था और दिए जो है प्रज्वलित किए जा रहे थे। कुल मिलाकर दिवाली का त्यौहार जो है उसकी छटा देखते ही बन रही है और अयोध्या में तो जाहिर तौर पर इसके अलग ही मायने हो जाते हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। धनतेरस में बिका है
35 टन सोना और चांदी की बिक्री में 30% का उछाल आया। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। सोने के ऊंचे दामों के कारण आभूषण, आपको बता दें कि किस तरीके से उनकी बिक्री जरूर घटी थी, लेकिन त्योहारों के दौरान ज्वेलर्स की अच्छी खासी बिक्री की उम्मीद अब नजर आ रही है। कल धनतेरस के बाजार में देखें आपको कि ग्राहकों की भारी भीड़ मानो दुकानों पर उमड़ पड़ी हो। आपको बता दें कि धनतेरस को सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में चांदी की बिक्री में 30% की उछाल देखी गई। उसके बावजूद भी लोगों ने त्योहार का आनंद भरपूर लिया और जमकर खरीदारी की। देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, धनतेरस पर बिका 35 टन सोना, 35 टन, और चांदी की बिक्री में 30% का उछाल। धनतेरस का मौका जब ये माना जाता है कि आपको आज सोना चांदी खरीदना है, अपने घर के लिए कुछ खरीदना है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि लोग कुछ भी अगर नया खरीदना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो या कोई फर्नीचर हो, तो जो मौका है वो धनतेरस का चुनते हैं। और इसी कड़ी में ये रिकॉर्ड सामने आया जहाँ पर 35 टन सोना जो है बिका है। अब आप समझ लीजिए, सोने चांदी की ऊंची कीमतों के बावजूद धनतेरस के दिन मंगलवार को देश भर में सराफा बाजारों में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि इस बार हल्के और नए डिजाइन वाले आभूषणों की मांग ज्यादा रही, क्योंकि ये ट्रेंड है और जिस तरह से ट्रेंड चेंज होता है उसी कड़ी में ये चीजें जो है निकल कर आ रही हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि धनतेरस पर 28,000 करोड़ रुपए के 35 टन सोने की बिक्री हुई है। हालांकि बीते धनतेरस से तुलना करें तो मात्रा के लिहाज से सोने की बिक्री में गिरावट है। ये गिरावट कहा जा रहा है इसे, 15 से 16% की गिरावट रही है। उस दौरान अगर हम देखें तो 42 टन सोना बिका था। बताया जा रहा है कि इस बार चांदी का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा है और बिक्री में बीते धनतेरस के मुकाबले 30% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि सोने के मुकाबले लोगों ने चांदी ज्यादा खरीदी है। आभूषणों के अलावा सोने के सिक्के और बार की भी जबरदस्त मांग रही है। सोने की कुल बिक्री में सिक्कों और बार का योगदान 14 टन का रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें दीपिका, तो कल बाजारों में, जैसे कि आप खुद भी गई थी, हर जगह वो जो भीड़ हम देख रहे हैं, वो भीड़ अब आंकड़ों में निकलकर सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि किस तरह से लोगों में जोश था। त्योहारी मौसम में लोग बाहर निकले और इस मौके को भुनाया खरीदारी की। क्योंकि जैसा कि आप जिक्र करें, कल मैं भी गई थी। देखिए, लोगों की कोशिश यही थी, बहुत तो भीड़ थी दुकानों में। कोशिश यही थी चाहे हम चांदी का सिक्का ही ले लें, बिछिए ही ले लें, लेकिन लें ज़रूर। तो आप ये समझिए कि त्योहार का महत्व कितना है। चाहे कितनी भी महंगाई की मार हो, लोग छोटी सी वस्तु लाना भी पसंद करेंगे, छोटे सी धातु लाना पसंद करेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। और देखिए, यही हम आपको बताए थे किस तरीके से इतना टन सोना बिक गया, इतना टन चांदी बिक गया। तो त्योहार पर हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर महंगाई का कोई असर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और अभी देखिए, कल दीपावली आ जाएगी, आज छोटी दीपावली है और खरीदारी जो है वो जमकर ऐसे ही मोनिका शुरू रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी दिवाली तक एटलीस्ट। बस, और जैसे कि आपने महंगाई का जिक्र किया तो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, महंगाई का इतना असर जरूर हुआ है कि सोने से ज्यादा लोगों का रुझान चांदी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ज्वेलरी सोने की गोल्ड की ले भी रहे हैं तो थोड़ी लाइट ज्वेलरी खरीद रहे हैं, ट्रेंडी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, ताकि कुछ जो बोझ है वो अपनी जेब पर कम किया जा सके, लेकिन उत्साहवर्धन पूरा रहे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। त्योहारी भीड़ के बीच राजधानी में यातायात जाम रहा। देखिए, जमकर ट्रैफिक भी नजर आया है और हिंदुस्तान टाइम्स सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। बाजारों के, दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ देखी गई है। कई जगहों पर बसें खराब होने से शहर की सड़कें जाम हो गई। चाहे बदरपुर की बात कर लीजिए, फ्लाईओवर्स की बात कर लीजिए, सीवी रमन मार्ग की बात कर लीजिए, पंजाबी बाग हो गया, बदरपुर महरौली रोड हो गया, आश्रम हो गया, यमुना विहार हो गया, ट्रैफिक की खबरें सामने आई। इधर सराय काले खां में भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। तो फिलहाल देखिए, जैसे जैसे त्योहार नजदीक होते हैं ना और त्योहार का सीजन होता है, वैसे वैसे जो खरीदारी है वो लगातार बढ़ती जाती है और इसी के साथ साथ यातायात बाधित हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भी दिवाली का ही असर है, जहां एक तरफ खरीदारी के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे जाम की स्थिति आप देख रहे हैं। देखिए, जाम की स्थिति भी उन्हीं से बन रही है क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं और नॉर्मल दिनों के मुकाबले ज्यादा निकल रहे हैं। सबसे बड़ा त्योहार हिंदू का दिवाली का मौका, और इसीलिए हर कोई बस घर से बाहर निकल रहा है इस होड़ में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, और वही असर जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वो बात अलग है कि इसमें कुछ और चीज़ें एड ऑन कर दी गई हैं। अगर रास्ते में बसेस खराब हो गई हैं तो जाहिर है स्थिति और ज़्यादा खराब होनी तय है। पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरीके से लंबा लंबा जाम आपको नजर आ रहा होगा। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें सिर्फ आप देख पा रहे होंगे। मोनिका, यही बड़ी वजह है कि आप खरीदारी यदि करना चाहें ना तो लगभग एक हफ्ते पहले कर लीजिए, जिससे कि राहत जरूर मिल पाए।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए बात गाजियाबाद की कर लेंगे। गाजियाबाद में वकीलों का जिला जज से विवाद देखने को मिला। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं और गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद जिला कोर्ट में मंगलवार को वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई वकील चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े एक मामले में कुछ वकील जिला जज के पास पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान वकीलों ने जिला जज से बदसलूकी की, जिसके बाद जिला जज ने कोर्ट परिसर में पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने वकीलों पर कोर्ट रूम में ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई वकील चोटिल हुए। इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। वहीं जिला जजेस ने कोर्ट रूम में कार्य का बहिष्कार कर दिया है। कोर्ट रूम में ही वकीलों की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो देखिए, वकील जिला जज से वकीलों की बदसलूकी और देखिए लाठीचार्ज में लगभग 25 से 30 वकील जो है वो घायल हो गए हैं और वकीलों के खिलाफ 2 केस फिलहाल दर्ज किए गए। पहला मामला नहीं है जब पुलिस और वकीलों के बीच में ठनी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब बार एसोसिएशन और पुलिस आमने सामने होती है और दोनों के बीच में द्वंद्व हमें नजर आता है। बिल्कुल, और वकीलों की बैठक भी बाकायदा बुलाई गई है और अभी भी ये मामला जो है चल रहा है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आपका हिम्मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात हम करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महायुति एमवीए सीट बंटवारे की योजना अभी भी अस्पष्ट है। द हिंदू में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी। हालांकि बड़ी खबर है तो हर अखबार में आपको एक खबर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन नाटकीय दृश्य देखने को मिले हैं, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों ही सीटों के बंटवारे के अपने सटीक फॉर्मूले को लेकर असमंजस में है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए पूरी स्पष्टता दिवाली के बाद ही संभव है, जब नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। जबकि बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई चल रही है, जहां शरद पवार और उनके भतीजे के बीच जबानी जंग है। मुंबई में भी नाटक शुरू हो गया है। अब अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने अपने कथित सहयोगी भाजपा के भारी विरोध के बावजूद अपना नामांकन दाखिल किया है। बाद में भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा कि वो ऐसे नेता के लिए प्रचार नहीं करेंगे जिसका कथित तौर पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंध है। देखिए, ये बड़ा ही कह सकते हैं विडंबना है कि चाहे महायुति हो, उसमें लगातार जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई भी विचार नहीं हो पा रहा, ये अपने आप में बहुत खास है। नो क्लियरिटी येट ऑन द शेयरिंग ऑफ सीट्स इन द महायुति और एमवीए। तो ड्रामेटिक सीन वो विंटेज ऑन द लास्ट ऑफ द फिटिंग नॉमिनेशन। बीजेपी अपोज एनसीपीज मुंबई कैंडिडेट्स। देखिए, अब जो है बीजेपी जो है कैंडिडेट्स का ऐलान करी। आपको देखा होगा कि चाहे दोनों ही हम गठ की बात कर लें, लोकसभा में किस तरीके से एक अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस और यूँ कह सकते हैं तमाम उसके जो सहयोगी संगठन है उसके बीच देखा गया था। थोड़ा सा मोरल जो था डाउन वो बीजेपी का रहा। इस बीच जब विधानसभा चुनाव आता है तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ें ज़रूर बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि किसको कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि हम कांग्रेस के लिहाज से बात करते हैं और दूसरे गुटों की बात करते हैं तो उनका कहना है कि जितनी ज़्यादा सीटें जिसके पाले में आएंगी उसी का ही सीएम होगा। और यही एक बड़ी वजह है कि क्लियरिटी जो है वो अभी तक नहीं आ पा रही है, जो एक मेन वजह देखी जा रही है। देखिए, कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब चूंकि नामांकन दाखिल करने की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि सबने अपने अपने पासे फेंक दिया। अब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस बीच शरद पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। नवाब मलिक से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी पहले ही कह रही है कि नवाब मलिक के जिस तरह की हिस्ट्री रही है, ऐसे शख्स के लिए हम प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी इमेज के लिए कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा। तो ये एक बड़ी दरार जो है वो एनसीपी, शरद पवार और बीजेपी के बीच फिलहाल देखने को मिल रही है। टिकट वाला मामला हो गया है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, लेकिन अब प्रमोशन के दौरान मुमकिन है कि वो जो तनातनी है, वो जो खटास है, वो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी और उसका खामियाजा कितना उठाना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने कल नॉमिनेशन अपना फाइल किया। तो देखना ये होगा कि पासा किस ओर जाएगा और करवट किस ओर लेगा ऊंट, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है लोकसभा चुनाव से और उम्मीदें दोनों ही पार्टीज को और दोनों ही गठ को बंधी हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी, सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया।
दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। मुंबई पुलिस ने एक्टर सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया है। देखिए, गिरफ्तार हुए शख्स का नाम मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान है। इधर सूत्र जो बता रहे हैं वो ये है कि धमकी भरा जो कॉल है विधायक जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए आया था। तो फिलहाल देखिए, अब ये आरोपी जिसको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, आप साफ तौर पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये वही आरोपी है जिसको अब पकड़ लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, इसी ने सलमान खान को धमकी दी थी। वजह तलाशी जाएगी कि आखिरकार क्या वजह थी। तो फिलहाल ये बड़ी बात है कि एनसीपी नेता की जो हत्या हुई थी, देखिए इस खबर को अमर उजाला ने भी जगह दी है, हालांकि यहाँ छोटे कॉलम में दी गई है। फिलहाल वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, खबर भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये खबर है। और देखिए, दैनिक जागरण में भी इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाला कारपेंटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को धमकी देने के आरोप में कारपेंटर मोहम्मद तैयब को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे अपने साथ ले गई है। धमकी के बाद लोकेशन नोएडा मिलने पर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि इसकी जो पहचान है वो बरेली के गुड़िया हाफिज थाना भोजीपुरा मोहम्मद तैयब के रूप में हुई है। और इसका चाचा चूंकि कारपेंटर है, इसलिए से कारपेंटर बताया जा रहा है। 8,000 रुपये मासिक मजदूरी पर चाचा के साथ ये कारपेंटर का काम करता था, बढ़ई का काम करता था। और देखिए, पुलिस ने बताया कि इसने डायरेक्टली तो पैसे नहीं मांगे, लेकिन इसकी उम्मीद वही थी कि कुछ पैसा जो है वो मिल जाए। देखिए, अब यही पता लगाया जाएगा मोनिका कि क्या इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिश्नोई का नाम हमेशा से सामने आया था। चाहे आपको याद होगा किस तरीके से सिद्दीकी की जब मौत हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब ये देखना होगा। हालांकि पुलिस अभी इसी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है, लेकिन जो भी लब्बो लुबाब निकल के आ रहा है, जो शुरुआती जांच है उसमें यही सामने आ रहा है कि पैसे लेना, पैसे मांगना इसका मकसद था। हालांकि पुलिस अब इससे गहनता से पूछताछ करेगी कि आखिरकार इसका मकसद था तो क्या था। बिल्कुल। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी सामने आ रही है शुरुआती जांच में कि आरोपी ने मौज मस्ती में यूट्यूब और रील्स देकर धमकी दी थी। जो इस फोन से टेक्स्ट मैसेज किया वो भी आरोपी का नंबर है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन शुरू में वो नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर जांच तो होगी और पता ये भी करना होगा कि कनेक्शन उसके कहाँ कहाँ पर, तार कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के आरोपों से फैल सकती है अशांति। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, देखिए, हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निर्धार बताते हुए खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी कर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया है। आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोपों से जनता में अशांति, अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचने का आह्वान किया है और अप्रत्याशित चुनावी नतीजों का सामना करने का आरोप लगाने के लिए पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने कांग्रेस से दृढ़ और ठोस कदम उठाने और इस तरह की शिकायतों की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने की अपील की है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव बाद अगर हार हो जाती है, जीत नहीं मिल पाती है, तो इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार लगाए जाते हैं। चाहे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बात हो, या फिर चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता की बात हो, या फिर ये बात हो कि ट्रांसपेरेंसी पूरे तरह से नहीं थी, या फिर ये बात हो कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराए गए हैं। तो इस पर देखिए, ये कहा गया आयोग की तरफ से कि हरियाणा में चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, इससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो सकता है, अशांति की स्थिति जो है वो हो सकती है। तो देखिए, ये बड़ी खबर भी है, चूंकि लगातार कांग्रेस जो परिणाम आया था उससे खुश नहीं थी और बाकायदा इसके दरवाज़ा भी खटखटाया गया। तो कांग्रेस के आरोपों से अशांति फैल सकती थी, ये साफ तौर पर कहना है। थोड़ा डिटेल और बता देते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए साफ लहजे में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो आप आरोप फैला रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक अशांति का माहौल तैयार हो सकता था।
1600 पेजों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई इस बाबत। कहा कि जहां सिर्फ एक बैलेट यूनिट व एक कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल हुआ वहां बैटरी कम खर्च हुई है। तो देखिए, जब हार की बात आती है तब इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। हालांकि पूरा जो माहौल था हरियाणा चुनाव के मद्देनजर वो आपने भी देखा था, किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल लग रहा था, लेकिन अचानक से बीजेपी ने बाजी मार ली और यही बात कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हुई और कांग्रेस ने इसका आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली जरूर हुई है और इसी के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया था। लेकिन इन तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको जो भी परिणाम आया उसको आप सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में बस फ्लाईओवर की दीवार से टकराई है, 12 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। राजस्थान के सीकर जिले में कल दोपहर एक निजी बस के फ्लाईओवर की विंग वॉल से टकराने से 12 लोगों की मौत हो गई, 30 यात्री जख्मी हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सालासर से आ रही बस लक्ष्मणगढ़ में फ्लाईओवर के एक हिस्से से टकरा गई। पुलिस के अनुसार बस तेज गति से चल रही थी और उसमें यात्री भरे हुए थे, जिस वजह से चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन फ्लाईओवर की विंग वॉल से टकराया। बस का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाकई बहुत दुखद है ये, और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार बस की जो रफ्तार थी वो तेज़ थी और कह सकते हैं तेज़ रफ्तार ने लोगों की जान ली। यात्री खचाखच भरे हुए थे। इसी के कारण ये माना जा रहा है कि चालक ने अपना नियंत्रण खोआ और वाहन फ्लाईओवर की विंग वॉल से टकरा गया। बस का जो दाहिना हिस्सा था पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और चालक की वही मौके पर ही मौत हो गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ईडी ने शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी से जुड़े परिसरों पर छापे मारे हैं। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल जिस तरह से छापेमारी की है, तो देखिए, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कल झारखंड में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और अन्य से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज के आधार पर रांची और अन्य जिलों में 15 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव और झारखंड में 2022 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन के दौरान आबकारी विभाग के सचिव थे। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ में एक अवैध शराब सिंडिकेट और दोनों राज्यों में शराब के कारोबार पर उसके नियंत्रण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। देखिए आपको ये हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तरजीह दी गई है। ये देखिए हेडलाइन है इसकी, ईडी रेड्स प्रीमिसेस लिंक्ड टू आईएएस ऑफिसर इन लिकर स्कैम केस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को जो है कहीं ना कहीं सर्च अभियान चलाया है जिस तरह से इन प्रीमिसेस पे, और ये भी बताया जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर है विनय कुमार, जिनके अगर हम देखें इनसे जुड़े हुए प्रीमिसेस थे जहां पर ये छापेमारी की गई है। तो जाहिर तौर पर ये जो आरोप है काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है झारखंड में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था। सेंट्रल एजेंसी कंडक्टेड सर्चेज एट मोर देन 15 प्लेसेस इन रांची एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट मिस्टर चौबे इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है और तकरीबन 15 जगह बताई जा रही हैं, स्थान बताए जा रहे हैं, जो कि रांची के अलावा दूसरे ज़िले भी हैं जहां पर ये सर्च अभियान जो है वो चलाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जिन चौबे जी की बात हो रही है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे झारखंड चीफ मिनिस्टर की हेमंत सोरेन के, और कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी थे 2022 के दौरान, जब झारखंड में एक्साइज पॉलिसी जो है ये एग्जीक्यूट की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी। ऐसे में ये गंभीर आरोप है जिन्हें लेकर जांच हो रही है और लगातार इसे लेकर अब देखना होगा कि किस तरह से इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अब आईएएस ऑफिसर के ठिकानों तक पहुंच गई है। इनके खिलाफ लगातार जांच हो रही है, इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में फिर से पकड़ी गई है ड्रग्स की फैक्ट्री। तिहाड़ के वार्डन समेत 4 की गिरफ्तारी हुई। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पे जगह दी है। हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा में नशीली दवाओं के एक बड़े कारोबार का गोरख धंधा फिर से सामने आया। इसका भांडाफोड़ हुआ है।
देखिए फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी है। वाकई में ये बड़ी खबर है, जो किस तरीके से ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। और देखिए ड्रग्स की फैक्ट्री थी। ये तस्वीर देखिए, खबर यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे दें। 10 करोड़ रुपए मूल्य की 95 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त की गई है। मैक्सिकन नागरिक है सरगना, चारों आरोपी रिमांड पर हैं। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि ड्रग्स समेत माफिया के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्ती के बीच ग्रेटर नोएडा में फिर से ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। दिल्ली यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर कासना औद्योगिक क्षेत्र में कार्रवाई हुई। तिहाड़ जेल के एक वार्डन, एक मैक्सिकन नागरिक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 करोड़ की मूल्य की 95 किलो मेथाम्फेटामाइन इससे बरामद की गई है। और देखिए इस बीच जो बड़ी खबर है, जो बड़ी जानकारी वो ये कि तिहाड़ जेल के वार्डन के साथ मिलकर ही इस अवैध फैक्ट्री को खोला गया था। तो देखिए इस अवैध फैक्ट्री की तफ्तीश होगी और अब ये देखना होगा कि किस तरह से तार इसके जुड़े हैं। ड्रग के इस कारोबार में तिहाड़ जेल के वार्डन की गिरफ्तारी हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा 25 अक्टूबर को चलाए गए एक संयुक्त अभियान में इस लैब का भंडाफोड़ हुआ है। लैब में टीम जब छापा मार रही थी तो उसी समय दिल्ली का एक कारोबारी तिहाड़ जेल के वार्डन के साथ मौजूद था। मौके से तकरीबन 95 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन तरल और ठोस स्वरूप में जो है ये मिला है। तो जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं इसे लेकर और ये भी देखना होगा कि तिहाड़ जेल की अगर वार्डन इनके साथ मिले हुए हैं तो ये तार इसके कहाँ पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि नशीली दवाओं का जो बड़ा कारोबार है उसके साथ साथ देखिए सवाल ये भी उठते हैं कि कितने वक्त से ये चल रहा था, इसमें कौन कौन संलिप्त हैं, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इसकी मंशा और कहाँ थी, कौन कितने स्टेट्स में जो है ये, या फिर अगर हम देखें तो क्या कुछ बड़े प्लेयर्स भी इसमें इंक्लूड हैं, उनका भी हाथ बताया जा रहा है, जो कि तमाम तरह के सवाल हैं जिसकी फ़िलहाल जाँच जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए इससे पहले आपको बता दें कोई पहली फैक्ट्री नहीं है। ये जानकर आपको भी हैरानी होगी ग्रेटर नोएडा में इससे पहले 3 फैक्ट्रियां जो ड्रग्स की हैं वो पकड़ी गई हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये चौथी फैक्ट्री है जिसका भांडाफोड़ किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेथाम्फेटामाइन रासायनिक रूप से एम्फेटामिन के समान होता है। इसका इस्तेमाल होता है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन ज्ञानेश्वर ने बताया कि मेथाम्फेटामाइन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाने की सूचना मिली थी। तस्करों ने एनसीआर में लैब की आड़ में ये फैक्ट्री खोल रखी थी। कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री तैयार की गई थी दवाइयाँ बनाने के लिए, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर ड्रग्स को बनाया जा रहा था, जिसमें कि मैक्सिकन CJNG ड्रग्स कंट्रोल यानी कि कार्टेल डील जिसविस जुनल जनरेशन के सदस्य शामिल है। देखिए पेज नंबर 4 में भी इस खबर को जगह दी है और साफ तौर पे कहा गया है कि कहीं ना कहीं अवैध फैक्ट्री लगभग बहुत लंबे अरसे से थी। 3 फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है, चौथी फैक्ट्री भी ये पकड़ी गई है। देखिए आपको बता दें कि तरल रूप में लगभग 95 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुआ है। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुजरात ATS के साथ एक संयुक्त अभियान में फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसे ठोस और तरल रूप में पकड़ा गया था। यानी कि गोरख धंधा देखिए न सिर्फ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश बल्कि इसके तार जो हैं पूरे के पूरे देश में देखे जा सकते हैं, जिसमें गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बॉर्डर से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उन सभी में गोरख धंधा आराम से फल रहा है, फूल रहा है। हालांकि नारकोटिक्स जो विभाग है वो जो पुलिस के सहयोग से उन पर कार्रवाई और नकेल कसने की पूरी कोशिश करी और एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को धमकी मिलने का दौर जारी है, सिलसिला जारी है। तो फिलहाल देखिए ये राहत की खबर भी है, चूंकि इन धमकियों से किस तरीके से एयरलाइंस को करोड़ों का अरबों का झटका लग चुका है, चूना लग चुका है। तो देखिए आपको बता दें फ्लाइट्स को धमकी मिलने का दौर लगातार जारी था। ऐसे में कल 100 से भी ज्यादा विमानों को बम से धमकी देने वाले आरोपी को पहचान लिया गया है। इसमें एयर इंडिया के 36, इंडिगो की 35, विस्तारा की 35, 32 उड़ानों को धमकी देने वाला आरोपी शामिल है। तो फिलहाल देखिए आपको याद होगा लगातार एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर धमकियां दी जा रही थी और ये माना जा रहा था कि धमकी देने वाले का मकसद क्या है, क्योंकि लगातार आप देखिए
कि इन धमकियों से इन विमानों को भारी नुकसान हुआ है और कई करोड़ों का चूना लग चुका है। ये देखिए अमर उजाला अखबार है जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। विमानों में बम की धमकी देने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। महाराष्ट्र का जगदीश आतंकवाद पर लिख चुका है किताब भी। पिछले कुछ दिनों में विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की पहचान हो चुकी है। जानकर आपको हैरानी होगी, नागपुर पुलिस ने आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के गेंदिया के जगदीश के तौर पर की है। 35 साल उम्र है, फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस तलाश कर रही है, लगातार ढूंढ रही है। पुलिस के मुताबिक जगदीश ने आतंकवाद पर किताब भी लिखी है और 2021 में जेल जा चुका है। नागपुर पुलिस ने बताया कि पुलिस उपायुक्त की टीम ने एयरलाइंस को धमकी भरे ईमेल की जांच की तो सभी मेल के जो तार है वो जगदीश से जुड़े हुए मिले हैं। और देखिए उसने प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्री, महाराष्ट्र के सीएम, उप मुख्यमंत्री, एयरलाइंस के दफ्तरों, राज्य के डीजीपी को चिट्ठियां भेजी थी, मेल जो है वो भेजे थे। आरोपी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ईमेल भेजकर धमकी दी कि उसके पास गुप्त आतंकी कोड है। इसके बाद वो जांच के घेरे में आ गया। तो देश में विभिन्न एयरलाइंस की 100 से ज्यादा उड़ानों को मंगलवार को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें एयर इंडिया की 36 उड़ानें, इंडिगो की 35 और विस्तारा की 32 उड़ानें शामिल है। इन्हें मिलाकर बीते 16 दिनों में 510 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को धमकियां मिल चुकी हैं। इस बीच देखिए सोशल मीडिया पर 3 एयरलाइंस को धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर केस दर्ज किया। मुंबई पुलिस अक्टूबर में फर्जी बम की धमकी मामले में 14 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। और सबसे अहम दीपिका इसमें यह है कि जिस शख्स की पहचान हुई है जगदीश, वो आतंकवाद पर किताब लिख चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजी आप समझ रहे हैं वो उस व्यक्ति को पता है और किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा पुलिस द्वारा जब जांच होगी कि वो व्यक्ति जो किताब लिख रहा है, यानी कि तमाम जानकारियां पहले ही जुटा कर बैठा है और उसके बाद वो अपराध करा इस तरह। यही पूछा जाएगा जब वो मिल जाएगा, उसको ही धरपकड़ शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू कर दी गई है। जब मिलेगा तभी पूछा जाएगा कि मकसद क्या था। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे मोनिका में देखा होगा लगभग हफ्ते भर से ऐसी धमकियां मिल रही हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पैसेंजर्स हैं वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं। वो इसके अलावा देखिए भारी नुकसान इन फ्लाइट्स को हुआ है। अब पुलिस ने तभी ये कह दिया था कि इस आरोपी को ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और लगातार जिस तरीके से धमकियां दे रहा था तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बहुत आसान होता है इसको ट्रैक करना, जो कि अब कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को स्कूल में भेजने की याचिका खारिज कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश और अन्य वैधानिक लाभों के संबंध में भारतीय नागरिक के रूप में व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि इस तरह के कदम से सुरक्षा और राष्ट्रीयता प्रभावित हो सकती है। अदालत ने कहा कि आप इसमें अदालती प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते। इन्हें भारतीय होना चाहिए, ये भारतीय नहीं है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, रोहिंग्याज किड्स नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट स्कूल सेज हाई कोर्ट। ये अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इससे अगर इस तरह के कदम हम इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को खतरा है, नेशनलिटी को खतरा है, प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ये भारतीय नागरिक के रूप में जो अधिकार एक आम भारतीय नागरिक को हैं, वो तमाम अधिकार इन रोहिंग्या बच्चों को नहीं दिए जा सकते। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस बात का संज्ञान लिया है, कहा है। दरअसल अदालत में रोहिंग्या बच्चों को स्कूलों में भेजने की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है, साफ तौर पर इनकार कर दिया है, कह दिया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में वो तमाम अधिकार जो एक आम भारतीय को मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है और वाकई में देखिए ये उन बच्चों के लिए भी थोड़ा दुखद ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसे राज्यों को ये सोचना होगा कि इन रोहिंग्याओं का आखिरकार किया जाए, क्योंकि यही एक बड़ी बात थी कि इसी के लिए ही कानून लाया जा रहा था, जिसके लिए तमाम राज्य उसका विरोध कर रहे थे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ होगा। खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। भारत और चीन ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक से भारतीय और चीनी सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों पक्ष एक साथ टकराव वाली जगहों से एक निर्दिष्ट और परस्पर सहमति से दूरी पर सेना और उपकरणों की वापसी का संयुक्त सत्यापन कर रहे हैं।
इस घटनाक्रम से अवगत लोगों ने मंगलवार को बताया है कि नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने बताया कि पीछे हटने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय सेना चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ 2 टकराव बिंदुओं से अपने अग्रिम सैनिक तैनात किए गए उपकरणों को वापस बुलाया गया। तो देखिए हेडलाइन एक बार आपको बता दें, हालांकि वक्त की कमी है। इंडिया एंड चाइना रैपिंग अप डिसएंगेजमेंट एट हॉटस्पॉट। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हमने देखी और उस दौरान ये तय किया गया कि जितना हो सके विवादों को कम किया जाए, जहां जहां पर कंट्रोवर्सी हो रही है उन एंगेजमेंट्स को खत्म किया जाए ताकि परस्पर सहयोग जो है वो बना रहे दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच। बहरहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।